अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 6। इंजन ड्राइवर ने चौंक कर सफ्तर की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए, मगर दूसरे ही लम्हे उसे GP5 का ख्याल आया और उसने फुर्ती से दरवाजा खोल दिया और सफ्तर उचक कर अंदर दाखिल हो गया। इंजन के अंदर ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट मौजूद था। वो दोनों हैरत से सफ्तर की तरफ देख रहे थे। दूसरे लम्हे सफ्तर ने अपना इरादा बदल दिया। उसने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर उससे पहले कि ड्राइवर और उसका असिस्टेंट कुछ समझते, सफ्तर के रिवॉल्वर से शोले निकले और गोलियां इन दोनों को चाट गईं और वो दोनों वहीं ढेर हो गए। चंद लम्हों तक तड़पने के बाद जब वो बेहिस्सो हरकत हुए तो सफ्तर ने दरवाजा खोला और फिर सर बाहर निकाल कर चीख कर कैप्टन शकील और जूलिया को अंदर आने के लिए कहा। और फिर कैप्टन शकील और जूलिया इंजन में पहुंच गए। सफ्तर ने इस दौरान ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की लाशें उठाकर चलती हवा में गाड़ी से बाहर फेंक दी। फिर उसने GP5 की वर्दी उतार दी और उसे भी बाहर फेंक दिया। ऑटोमेटिक इंजन इंतहाई तेज रफ्तारी से चलता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। मैं स्पीड कम करता हूं, तुम लोग नीचे उतर जाना, सफ्तर ने इंजन के ऑपरेशन बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहा। मगर तुम? कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। मैं भी स्पीड तेज करके नीचे आ जाऊंगा, सफ्तर ने जवाब दिया। नहीं, इस तरह गाड़ी तबाह हो जाएगी और हजारों अफराद मर जाएंगे। ये जुल्म है, जूलिया ने एहतजाज करते हुए कहा। मुजरिम इतने रहमदिल नहीं होते जूलिया, हमें ज्यादा से ज्यादा हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए गाड़ी का ये हादसा हमारे मकसद को पूरा कर देगा, सफ्तर ने सर्द लहजे में कहा। नहीं सफ्तर, ये वाकई जुल्म होगा। हम इस मुल्क में मुजरिम जरूर हैं, मगर हजारों बेगुनाहों की हलाकत जुल्म होगी, कैप्टन शकील ने कंधे उचकाते हुए कहा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो, सफ्तर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने रफ्तार कम करना शुरू कर दी। ऑपरेशन डायल पर मौजूद हदायत उसकी रहनुमाई कर रही थीं। फिर जैसे ही गाड़ी की रफ्तार इतनी हल्की हो गई कि वो नीचे उतर सकें, सफ्तर ने जूलिया और कैप्टन शकील को इशारा किया और वो तेजी से दरवाजा खोलकर हैंडल को पकड़कर बाहर निकले। और फिर उन्होंने यकी बात दीगरे नीचे छलांगे लगा दी। गाड़ी की रफ्तार में खासी कमी और फिर उनकी छलांगे लगाने के माहराना अंदाज की वजह से जैसे ही उनके पैर जमीन पर लगे वो चंद कदम आगे दौड़ते चले गए और फिर रुक गए। इतने में इंजन उनसे आगे बढ़ चुका था। कैप्टन शकील ने फुर्ती से जूलिया का बाजू थामा और फिर उन्होंने रेलवे लाइन के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छलांगे लगा दी ताकि डब्बों की खिड़कियों से उन्हें कोई न देख सके। इंजन अब उनसे खासा आगे जा चुका था और फिर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होती चली गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी उनके सामने से गुजरकर तेजी से आगे बढ़ गई और वो दोनों उठ खड़े हुए। सफ्तर, कैप्टन शकील ने चीख कर कहा। ठीक है, इधर आ जाओ। उनसे 20 फुट दूर सफ्तर की आवाज सुनाई दी और उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे। चंद लम्हों बाद ही वो सफ्तर के पास पहुंच गए। क्या हुआ, गाड़ी बगैर ड्राइवर के ही? कैप्टन शकील ने किसी खदशे की बिना पर पूछा। फिक्र मत करो, मैं इतना जालिम नहीं हूं, मैंने ऑटोमेटिक कंट्रोल सेट कर दिया है। अगला स्टेशन कम से कम यहां से 100 किलोमीटर दूर होगा और गाड़ी का इंजन 100 किलोमीटर से पहले ही बंद हो जाएगा। जाहिर है गाड़ी स्टेशन के करीब जाकर खुद ब खुद रुक जाएगी, इस तरह हादसा नहीं होगा। अगर ऐसा ना करता तो गाड़ी यहां से कुछ दूर ही जाकर खड़ी हो जाती और फिर हम नजरों में आ सकते थे।
सफ्तर ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, और उन दोनों ने भी सर हिला दिया। बाल बाल बचे हैं वरना, जूलिया ने कहा। हाँ, अब आओ, जल्दी से यहां से निकल चलें, सफ्तर ने कहा, और फिर वो तकरीबन भागते हुए रेलवे लाइन के मुखालिफ सिमत में बढ़ने लगे। ये एक तवीलो अरीज मैदान था जिसमें हर तरफ जंगली झाड़ियां मौजूद थीं। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद उन्हें दूर से कुछ रोशनियां नजर आईं। शायद कोई छोटा सा गांव है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, जूलिया ने जवाब दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनियों के करीब पहुंच गए। ये वाकई एक छोटा सा कस्बा था जिसके चंद मकानों में रोशनी हो रही थी, और फिर उन्हें एक पक्के मकान के बाहर एक कार खड़ी नजर आ गई। इस मकान में तारीकी छाई हुई थी। सफ्तर तेजी से कार की तरफ बढ़ा और फिर चंद लम्हों की कोशिश के बाद उसका दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। इसे धकेल कर दूर ले चलते हैं, अगर यहां स्टार्ट की तो हो सकता है कि कोई जाग पड़े, सफ्तर ने कहा। कैप्टन शकील और जूलिया ने कार को धकेला और फिर थोड़ी दूर जाकर सफ्तर की मदद से कार का इंजन स्टार्ट किया। कैप्टन शकील और जूलिया ने कार को धकेला और फिर थोड़ी दूर जाकर कार का इंजन स्टार्ट किया, और फिर कैप्टन शकील और जूलिया कार में सवार हो गए। तेज रफ्तारी से सड़क पर पहुंचे और हाईवे पर आगे बढ़ते चले गए। ट्रेन हमें रास नहीं आई, सफ्तर ने हंसते हुए कहा। हाँ, हालांकि हमने सोचा था कि ट्रेन में हम महफूज रहेंगे, मगर, कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा। वैसे मुझे हैरत है कि इतनी जल्दी हमारा पता उन्होंने कैसे मालूम कर लिया, जूलिया ने कहा। सफ्तर ने हंसते हुए कहा और दूसरे भी बेख्तियार हंस पड़े। अभी वो हाईवे पर तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर गए थे कि अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी आती हुई नजर आई। उसकी छत पर सुर्ख लाइट तेजी से घूम रही थी। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी उन्हें क्रॉस करती हुई गुजर गई, मगर चंद ही कदम आगे बढ़कर अचानक उसे ब्रेक लगे और उसके साथ ही वो तेजी से मुड़ी और दूसरे लम्हे उसका सायरन बुरी तरह चीखने लगा। इन्हें हम पर क्या शक हुआ है, सफ्तर ने उलझे हुए लहजे में कहा। खुदा मालूम, बहरहाल देख लेते हैं। और फिर पुलिस गाड़ी ने उनके करीब आकर उन्हें रुकने का इशारा किया और सफ्तर ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। पुलिस की गाड़ी रुकी और फिर इसमें से 2 आदमी हाथों में रिवॉल्वर लिए तेजी से बाहर निकले। इनमें से एक घूमकर कैप्टन शकील की तरफ मुड़ गया, जबकि दूसरा सीधा सफ्तर की तरफ आया। आप लोग कहां से आ रहे हैं? सिपाही ने करीब आकर करख्त लहजे में पूछा। जिकारिया से आ रहे हैं, सफ्तर ने बड़े मुतमिन लहजे में जवाब दिया। सिपाही ने तेज नजरों से कार के अंदर देखा और फिर वो पीछे हट गया। ठीक है, आप जा सकते हैं, सिपाही ने कहा और फिर उसने अपने साथी को इशारा किया और वापस मुड़कर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद पुलिस की गाड़ी मुड़ी और फिर उनके करीब से गुजरती हुई मुखालिफ सिमत में बढ़ती चली गई। मेरा ख्याल है कि मामूल की चेकिंग होगी, सफ्तर ने तवील सांस लेते हुए कहा, तो कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। सफ्तर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर उन्होंने 20 किलोमीटर का फासला बड़े इत्मीनान से तय किया। मगर दूसरे ही लम्हे सफ्तर चौंक पड़ा, क्योंकि अचानक सड़क पर तेज रोशनी फैलती चली गई और उसी लम्हे उनके अकब में किसी कार की बत्तियां जल उठी। उनसे थोड़े फासले पर पुलिस की 2 गाड़ियां तिरछी होकर सड़क पर खड़ी थीं और एक कार पर सर्च लाइट लगी हुई थी, जिसकी तेज रोशनी ने सड़क को रोशन कर दिया था। कारों के करीब 12 के करीब मुसल्ला सिपाही हाथों में रिवॉल्वर संभाले चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। सफ्तर ने होंठ भींच लिए। बैक मिरर में उसे अपने पीछे भी पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दे रही थी। क्या ख्याल है?
सफ्तर ने करीब बैठे हुए कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत करो, आगे अल्लाह मालिक है। कैप्टन शकील ने भी भिंचे हुए लहजे में कहा और सफ्तर ने इस बात में सर हिला दिया जैसे वो किसी नतीजे तक पहुंच गया हो। जोसेफ ने इमरान के दरिया में कूदते ही अपनी गलाई पर बंधी हुई कड़ी देखी और फिर वो इमरान को तेजी से दरिया में गोता खाकर गायब होते देखता रहा। दूर अंधेरे में पुल का अजीम हियोला नजर आ रहा था। पुल के आसपास रोशनी की वजह से इतने घुप अंधेरे में भी पुल का हियोला इतनी दूर से भी नजर आ रहा था। जोसेफ का अंदाजा था कि आधे घंटे में इमरान पुल तक पहुंच जाएगा और फिर डायनामाइट वहां फिट करके उसे मजीद आधा घंटा पुल से गुजरकर महफूज जगह तक पहुंचने में लग जाएगा। इस लिहाज से 1 घंटे का वक्फा काफी था। वो झाड़ी में छुपा खामोशी से पुल की तरफ देखता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो घड़ी की तरफ भी देख लेता। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। फिर 1 घंटा गुजरने में 15 मिनट बाकी रहते थे कि जोसेफ को पुल की तरफ से फायरिंग की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। फासला काफी होने की वजह से फायरिंग की आवाजें काफी हल्की सुनाई दे रही थीं। मगर फायरिंग के तवातर से जोसेफ को अंदाजा हो रहा था कि फायरिंग स्टेन गन्नों से और काफी तादाद में हो रही है। जोसेफ फायरिंग की आवाजें सुनकर उलझ गया, क्योंकि वक्त के लिहाज से इमरान को पुल से काफी दूर पहुंच जाना चाहिए था। मगर पुल पर होने वाली फायरिंग से तो साफ जाहिर था कि इमरान अभी पुल के नीचे या पुल के पास मौजूद है। अब जोसेफ सोच रहा था कि अगर रेंज फायर दिखाई ना दिया तो क्या वो ठीक 1 घंटे बाद मशीन का बटन दबा दे। जोसेफ का दिमाग तेजी से सोचने में मसरूफ था कि क्या वो अंधाधुंध बटन दबा दे या ना दबाए। वो सोच रहा था कि अगर उसने वक्त पर बटन ना दबाया तो ये भी हो सकता है कि इमरान का मिशन ही नाकाम हो जाए। उसने बेकरारी से घड़ी देखी। अब 1 घंटा गुजरने में 13 मिनट बाकी थे। वक्त इंतहाई तेजी से गुजरता चला जा रहा था। फायरिंग की हल्की हल्की आवाजें वक्फे वक्फे से अब भी सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक जोसेफ ने एक फैसला कर लिया कि वो मशीन समेत पुल की तरफ भागना शुरू कर दे। जिस कदर नजदीक होकर वो सूरत हाल को देख सके उतना ही बेहतर है। चुनाचा उसने मशीन उठाकर जेब में डाली और फिर झाड़ियों में ही तेजी से दरिया के किनारे किनारे होता हुआ पुल की तरफ भागने लगा। गो इस तरह उसे देख लिए जाने का शदीद खतरा था, क्योंकि दरिया के किनारों पर यकीनन निगरान छुपे हुए होंगे। मगर होने वाली फायरिंग से उसने यही अंदाजा लगाया था कि इमरान अभी पुल के नीचे ही फंसा हुआ है। जोसेफ ने अपनी रफ्तार बेहद तेज रखी और फिर तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अचानक उसे किनारे के करीब रोशनी नजर आई। एक शोला सा लपका था और उसके फौरन बाद एक नन्हा सा जुगनू चमकने लगा था। जोसेफ ठिठक कर रुक गया, क्योंकि जाहिर है किसी ने सिगरेट सुलगाया था और सिगरेट की रोशनी उससे थोड़ी ही दूर थी। वो एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया। अब आगे जाना ना सिर्फ अपनी जान के लिए खतरा था, बल्कि अगर निगरानों ने वो मशीन छीन ली तो मिशन भी नाकाम हो सकता था। उसने जल्दी से घड़ी देखी। 1 घंटा गुजरने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे और इस बात का सवाल ही पैदा ना हो सकता था कि वो 5 मिनटों में पुल के करीब जाकर अपनी आंखों से सूरत हाल को देखकर इकदाम कर सके। उसी लम्हे उसे इमरान की ये हदायत याद आ गई कि ठीक 1 घंटे बाद उसने मशीन का बटन दबा देना है, और उसे मालूम था कि इमरान अपनी हदायत पर सख्ती से अमल कराने का आदी है, जबकि पुल पर फायरिंग बदस्तूर जारी थी। आखिर उसने यही सोचा कि मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट बाद वो मशीन का बटन दबा देगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर 5 मिनट की देर होने पर इमरान ने उसका जवाब तलब किया तो वो घड़ी के अचानक बंद हो जाने का बहाना कर देगा। ये फैसला करते ही वो मुतमिन होकर बैठ गया। उसकी नजरें घड़ी पर जमी हुई थीं।
जब मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी रह गए तो एक लम्हे के लिए जोसेफ को ख्याल आया कि वो मशीन का बटन दबा दे, मगर फिर उसने अपने सर को झटक दिया। वो अपने फैसले पर कायम रहना चाहता था और फिर मुकर्ररा वक्त पूरा करके सेकंड की सुई आगे बढ़ गई और जोसेफ ने एक तवील सांस लिया। उसकी नजरें घड़ी की सुई के साथ जैसे चिपकी हुई थीं। फिर जैसे ही 1 मिनट ज्यादा हुआ, जोसेफ को पुल की तरफ से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। यूं लगता था कि जैसे पुल लर्ज रहा हो। जोसेफ एक लम्हे के लिए हैरान रह गया कि अभी उसने मशीन का बटन दबाया नहीं, फिर ये पुल क्यों लर्ज रहा है? क्या डायनामाइट खुद ब खुद फट गया है? इस तरह की आवाजें तकरीबन 3 मिनट तक जारी रहीं और एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। जोसेफ मुसलसल अंधेरे में चमकने वाली सुइयों पर नजरें गाड़े बैठा हुआ था। फिर जब 1 मिनट बाकी रह गया और फिर उसकी भारी उंगली सुर्ख रंग के बटन पर जैसे जम सी गई। सेकंड की सुई तेजी से 12 के हिस्से की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। एक लम्हे के लिए जोसेफ को ख्याल आया कि सुर्ख बटन में पुल के साथ साथ इमरान की अपनी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है, मगर दूसरे लम्हे उसने ये ख्याल झटक दिया। वो इससे ज्यादा देर करके इमरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। और फिर जैसे ही सेकंड की सुई 12 पर पहुंची, जोसेफ ने एक तवील सांस लेते हुए सुर्ख बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे एक खौफनाक और कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ और हर तरफ चकाचौंध रोशनी फैल गई। धमाके के साथ ही खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और फिर जोसेफ ने पुल को फिजा में बिखरते और इसके बेपनाह मलबे को दरिया में गिरते देखा। वो एक लम्हे के लिए मबहूत होकर रह गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसे ख्याल आ गया कि पुल की तबाही के बाद वहां खौफनाक सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी और फिर उसका यहां से निकलकर महफूज जगह पर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। यही सोचकर जोसेफ उठा। उसने मशीन उठाकर दरिया में फेंकी और फिर दरिया की मुखालिफ सिमत झाड़ियों में भागना शुरू कर दिया। उसे वो जगह अच्छी तरह मालूम थी जहां इमरान और उसने इकट्ठा होना था। पुल से थोड़ी दूर एक छोटी सी कैबिन में इस वक्त 2 अफराद मौजूद थे। कैबिन के दरमियान में एक बड़ी सी मेज थी जिसके पीछे एक कुर्सी पड़ी हुई थी, जबकि दूसरी कुर्सी मेज के दाएं जानिब थी। इन दोनों कुर्सियों पर 2 अफराद मौजूद थे। सामने दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन फिट थी। मेज पर एक बड़ा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ था और स्क्रीन रोशन थी। इस स्क्रीन के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्से पर पुल के ऊपर का मंजर और दूसरे हिस्से में पुल के नीचे का मंजर नुमाया था। मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ मकामी GP5 के तमाम ग्रुपों का इंचार्ज था, जबकि दूसरी कुर्सी पर GP5 के मकामी सेक्टर का इंचार्ज ब्राजमान था। इन दोनों की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। पुल के ऊपर हर 5 फुट पर एक मुसल्ला सिपाही मौजूद था, जबकि पुल के नीचे सर्च लाइटों की रोशनी फैली हुई थी और पुल के सतूनों से तेजी से टकराता हुआ पानी साफ नजर आ रहा था। पानी इस कदर रोशन था कि स्क्रीन पर दरिया की निचली तह तक नजर आ रही थी। अचानक ट्रांसमीटर से एक आवाज निकली, मेजर रॉनसन, मेजर रॉनसन, W3 कॉलिंग यू, ओवर। यस मेजर रॉनसन स्पीकिंग, ओवर। मेजर रॉनसन ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑन करते हुए कहा, मेजर, चेक पोस्ट नंबर 3 ने इतला दी है कि उन्होंने दरिया के बहाव की सिमत में किसी चीज को उबरते और गोता खाते देखा है, ओवर। W3 ने जवाब दिया, इस बात को चेक कर लिया गया है कि वो कोई मछली ना हो, ओवर। मेजर रॉनसन ने सर्द लहजे में पूछा, यस सर, ऐसी कोई बात नहीं, उसे वाज़ेह तौर पर चेक कर लिया गया है, वो कोई इंसान है, ओवर। दूसरी तरफ से स्पार्ट लहजे में कहा गया, ओके, तुम होशियार रहो, जो कुछ भी है आखिर पुल के नीचे आएगा,
और फिर देख लिया जाएगा। ओवर, मेजर रॉनसन ने जवाब दिया। ओके जनाब, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और राब्ता खत्म हो गया। क्या मुजरिम पुल को डायनामाइट से तबाह करेंगे? रॉजर ने कहा। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि धक्का देने से पुल गिर पड़ेगा? मेजर रॉनसन ने सर्द लहजे में कहा और रॉजर झीम कर खामोश हो गया। उन दोनों की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं कि अचानक वो दोनों चौंक पड़े। उन्होंने पुल के नीचे स्याह लिबास में मलबूस एक नौजवान को उभरते हुए देखा। मेजर रॉनसन ने फुर्ती से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो, मेजर रॉनसन, सेक्टर 1। पुल के नीचे एक मुजरिम मौजूद है। दोनों तरफ से दो मुसल्लह अफराद नीचे को जाएं और कोशिश करें कि मुजरिम को जिंदा पकड़ा जा सके। अगर ऐसा ना हो सके तो उसे गोली मार दी जाए। ओवर, मेजर रॉनसन ने जोश भरे लहजे में कहा। ओके जनाब, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। उन्होंने देखा कि मुजरिम अब पानी के अंदर तेजी से पुल के दरमियानी सतून की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। फिर उसने कमर पर बंधा हुआ थैला खोला और इसमें से एक पैकेट निकाल लिया। वो डायनामाइट फिट करना चाहता है, रॉजर ने बेख्तियार कुर्सी से उछलते हुए कहा। पिलर्स इलेक्ट्रोग्राम हैं, उसकी ये कोशिश बेकार जाएगी, मेजर रॉनसन ने अलबत्ता मुतमईन लहजे में कहा। उसी लम्हे मुजरिम ने पैकेट को सतून से लगाया, मगर दूसरे लम्हे वो उछलकर पीछे हटा। पैकेट उसके हाथ से निकलकर पानी में बह रहा था। देखा, मैंने कैसा अच्छा इंतजाम कर रखा है, मेजर रॉनसन ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। और फिर उनके देखते ही देखते मुजरिम ने पैकेट दोबारा पकड़ लिया और फिर दोबारा सतून की तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे पुल के दोनों अतराफ से दो दो आदमी दरिया में कूद पड़े। चूंकि मेजर रॉनसन ने मुजरिम को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया था, इसलिए मुसल्ला होने के बावजूद वो दोनों अतराफ से तेजी से मुजरिम की तरफ बढ़ने लगे। मगर दूसरे ही लम्हे एक धमाके से दो आदमियों के परखच्चे उड़ गए। वो मुजरिम रेंज बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है, मेजर रॉनसन ने जलाते हुए कहा। और उसी लम्हे दूसरी तरफ से आने वाले दो आदमी भी एक और धमाके के साथ खत्म हो गए। फिर देखते ही देखते मुजरिम ने थैले में से एक छोटा सा डब्बा निकाला और फिर हाथ बढ़ाकर उसने जैसे ही डब्बे का सिरा सतून से लगाया, एक जबरदस्त छपाका हुआ। इसने इलेक्ट्रोग्राम सिस्टम नकारा कर दिया है। मेजर रॉनसन गुस्से की शिद्दत से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर मेजर रॉनसन के देखते ही देखते मुजरिम ने डायनामाइट सतून के साथ फिट कर दिया। मेजर रॉनसन ने फुर्ती से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। रॉनसन स्पीकिंग, मुजरिम ने सतून के साथ डायनामाइट फिट कर दिया है, अब वो यहां से बाहर आएगा। जैसे ही वो बाहर आए उस पर गोलियों की बौछार कर दो, उसके मरने के बाद हम डायनामाइट उतार लेंगे, मेजर रॉनसन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मगर मेजर रॉनसन के देखते ही देखते मुजरिम पुल से बाहर आने की बजाय तेजी से दूसरे सतून की तरफ बढ़ा और फिर उसने सतून के करीब पहुंचकर रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे स्क्रीन पर पुल का वो निचला हिस्सा तारीक हो गया जहां मुजरिम मौजूद था। जल्दी करो, दोनों तरफ से गोलियों की बारिश कर दो और मुतबादल सर्च लाइटों का इंतजाम करो, फौरन, मेजर रॉनसन ने हलक फाड़ कर चीखते हुए कहा। ये बहुत खतरनाक मुजरिम है, इंतहाई खतरनाक। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी हरकत करेगा, मेजर रॉनसन ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। अब स्क्रीन पर मेजर रॉनसन ने पुल पर मुसल्लह अफराद को झुककर पानी में फायरिंग करते देखा। पुल पर जबरदस्त भाग दौड़ हो रही थी और फिर सर्च लाइटें नीचे लटका दी गईं और स्क्रीन पर इन दोनों सतूनों का दरमियानी हिस्सा एक बार फिर रोशन हो गया। इस बार बुलेट प्रूफ सर्च लाइटें लगाई गई थीं, मगर मुजरिम कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुजरिम कहाँ गायब हो गया है? वो पुल से बाहर नहीं जा सकता,
क्योंकि इस कदर शदीद फायरिंग में वो ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। मेजर रॉनसन ने जलाए हुए लहजे में कहा, मेरा ख्याल है मुजरिम सतून पर चढ़कर पुल के निचले जंगले पर पहुंच गया है, तभी नजर नहीं आ रहा। रॉजर ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेजर रॉनसन ने कहा, और फिर उसने मेज के किनारे पर लगे हुए एक छोटे से हैंडल को तेजी से नीचे करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर दोनों सतूनों के दरमियान मंजर पानी से बुलंद होने लगे। चंद लम्हों बाद पुल का निचला जंगला साफ नजर आने लग गया। वो देखो, वो जंगले पर मुजरिम मौजूद है। वाहनी रॉड को दोनों हाथों से पकड़कर लटक कर आगे बढ़ रहा है। रॉजर अचानक चीख पड़ा। हाँ, अब वो इस तरह आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, कुछ दूर आने दो, इसके बाद मैं आदमी नीचे उतारूंगा ताकि डायनामाइट उतारा जा सके। मेजर रॉनसन ने कदरे इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, और फिर अभी मुजरिम चंद ही फुट आगे बढ़ा होगा कि मेजर रॉनसन चीख पड़ा, गोताखोर नीचे भेजो, मुजरिम दूर जा चुका है, डायनामाइट सतून से उतार लो। और फिर उसी लम्हे 4 गोताखोर दरिया में कूद पड़े और तेजी से इस सतून की तरफ बढ़ने लगे। और फिर देखते ही देखते मुजरिम आहनी रॉड पर पीठ के बल लेट गया। उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख गोताखोरों की तरफ किया और फिर उसका रिवॉल्वर शोले उगलने लगा। ओह, वेरी बैड, चारों खत्म हो गए। मुजरिम का निशाना बेखता है, मेजर रॉनसन ने मेज पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें मुजरिम के पुल से निकलने का इंतजार करना चाहिए। इस तरह जब तक वो पुल के नीचे है, हमारी इज्जत से महफूज है और हमारे आदमी खत्म किए जा रहे हैं। रॉजर ने राय देते हुए कहा। मगर डायनामाइट, मेजर रॉनसन ने कहा। मेरा ख्याल है कि डायनामाइट वायरलेस सिस्टम के जरिए फटेगा और जब तक मुजरिम किसी महफूज मकाम तक नहीं पहुंचेगा, वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा। वरना जाहिर है पुल के साथ साथ उसके अपने भी परखच्चे उड़ जाएंगे। रॉजर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। मेजर रॉनसन ने कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर पर चीख कर कहा, कोई भी गोताखोर नीचे ना जाए, मेरी दूसरी हदायत का इंतजार करो। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। मेजर रॉनसन और रॉजर दोनों की नजरें एक बार फिर स्क्रीन से चिपक गईं। मुजरिम अब आहनी रॉड पर लेटा हुआ था। वो शायद निकल भागने की तरकीब सोच रहा था। मेजर, मेजर, राको एक्सप्रेस पुल की तरफ इंतहाई तेज रफ्तारी से बढ़ी आ रही है, बस वो पहुंचने ही वाली है। ट्रांसमीटर पर से आवाज गूंजी। ओह, उसे वायरलेस पर हुक्म दो कि वो आहिस्ता रफ्तार से पुल पर से गुजरे, वहां हमारे आदमी मौजूद हैं और इतने वक्त में उन सबको हटाया नहीं जा सकता, मेजर ने चीखते हुए कहा। और फिर 2-3 मिनट बाद ही उन्होंने पुल के दरवाजे से राको एक्सप्रेस का इंजन दाखिल होते देखा। उसकी रफ्तार खासी कम थी। गाड़ी से बचने के लिए वहां मौजूद मुसल्ला सिपाही सिमट कर पुल में जगह जगह बनी हुई खाली जगहों से चिमट गए थे। उसी लम्हे उन्होंने मुजरिम को तेजी से पुल के ऊपर चढ़ते देखा। वो ऐसी जगह पर से चढ़ा था जहां सिपाही इस वक्त मौजूद ना थे। मुजरिम पुल पर आ रहा है, होशियार रहो, मेजर रॉनसन ने चीखते हुए कहा। मगर उसके देखते ही देखते मुजरिम पुल पर चढ़ा और फिर इंतहाई तेजी से एक डब्बे का हैंडल पकड़कर लटक गया। दूसरे लम्हे मुजरिम दरवाजा खोलकर गाड़ी में दाखिल हो चुका था। मुजरिम गाड़ी में सवार हो गया है, गाड़ी को घेर लिया जाए और गाड़ी गुजरने के बाद गोताखोर नीचे जाकर डायनामाइट उतार लें, मेजर रॉनसन ने चीखते हुए कहा। इसी दौरान गाड़ी का आखिरी डब्बा पुल क्रॉस कर गया और सिमटे हुए मुसल्ला सिपाही अपनी जगहों पर पहुंचने लगे। आओ रॉजर, हम खुद गाड़ी चेक करें, कहीं मुजरिम फरार ना हो जाए, मेजर रॉनसन ने मेज के गिर्द चक्कर खाकर बाहर आते हुए कहा।
और फिर वो दोनों भागते हुए कैबिन के दरवाजे से बाहर निकले। मगर अभी उन्होंने बाहर खड़ी कार की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि खौफनाक धमाका हुआ और यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उन्हें उठाकर फिजा में उछाल दिया हो। धमाके के फौरन बाद खौफनाक गुड़गड़ाहट हुई और फिर उछल कर नीचे गिरते हुए उन्हें पुल फिजा में उड़ता और बिखरता हुआ नजर आया। धमाके और गुड़गड़ाहट की आवाज अभी तक जारी थी। सड़क पर तिरछी खड़ी हुई कारों के करीब मौजूद सिपाहियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर सफ्तर को इशारा किया और सफ्तर ने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया। गाड़ी की रफ्तार में नुमाया कमी आ गई और सफ्तर की कार को आहिस्ता आहिस्ता होता देखकर सामने खड़ी कारों के करीब मौजूद सिपाही तेजी से सड़क की तरफ सिमटने लगे। सफ्तर की कार आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी और उसकी रफ्तार लम्हा ब लम्हा कम होती जा रही थी और जैसे जैसे सफ्तर की कार करीब आती जा रही थी, सिपाही भी उसी रफ्तार से सड़क के दरमियान आते जा रहे थे। फिर सफ्तर की कार और सिपाहियों के दरमियान 10 फुट का फासला रह गया था कि सफ्तर ने यकदम पूरी कुव्वत से एक्सीलेटर दबा दिया और इसके साथ ही उसने फुर्ती से स्टीयरिंग को दाएं तरफ काटा और गाड़ी झटका खाकर जैसे उड़ती हुई सड़क के दाएं तरफ बढ़ी। दूसरे लम्हे एक हल्का सा धमाका हुआ और सफ्तर ने फुर्ती से एक बार फिर कार का स्टीयरिंग बाईं तरफ काटा और फिर एक्सीलेटर पर पैर की पूरी कुव्वत सर्व कर दी। इसी लम्हे सफ्तर की कार पर गोलियां बरसीं, मगर कोई भी गोली उन तक ना पहुंच सकी और कार कमान से निकले हुए तीर की तरह आगे बढ़ती चली गई। सफ्तर ने बड़ी महारत से काम लिया था। उसकी कार दाएं तरफ खड़ी कार के पिछले बम्पर से टकराई थी और उसने सड़क पर खड़ी कार को आगे की तरफ धकेल दिया था। इस तरह सफ्तर ने कार को सड़क पर से उतारकर दोबारा सड़क पर चढ़ा दिया था और उसे रोकने वालों की स्कीम नाकाम रही थी। सफ्तर आंधी और तूफान की तरह कार उड़ाए लिए जा रहा था और फिर चंद लम्हों बाद उन्हें अपने पीछे सायरन की तेज गूंज सुनाई दी। पुलिस कारें अब भी उनका पीछा कर रही थीं। हमें ये कार छोड़नी पड़ेगी, हम पुलिस की ताकतवर गाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते, सफ्तर ने दांत पींचते हुए कहा। लेकिन हम इस वीराने में कार कैसे छोड़ सकते हैं? तुम इसे भगाते रहो, मैं कोशिश करूंगी कि पुलिस की कारें नजदीक ना आए, जूलिया ने कहा और फिर उसने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से कार की अक्वी विंडस्क्रीन पर मार दिया। विंडस्क्रीन पर लकीरों का जाल सा बन गया। जूलिया ने एक बार फिर अपना सर नीचे किया और रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से दोबारा विंडस्क्रीन पर मारा और दूसरे लम्हे तेज हवा के झोंके कार में दाखिल हुए। विंडस्क्रीन बारीक किरचियों में तब्दील होकर अंदर सीट पर आ गिरी थी। पुलिस की गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से बढ़ी चली आ रही थी। जूलिया ने रिवॉल्वर की रेंज का अंदाजा किया और फिर उसने रिवॉल्वर का रुख पुलिस की गाड़ी की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे एक धमाका सा हुआ और पुलिस गाड़ी का रुख चकलक पलट गया। ओ मारो, जूलिया ने चीखते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे वो तेजी से नीचे को दबक गई क्योंकि पुलिस कार के पलटते ही उसके पीछे आने वाली कार से सफ्तर की कार पर गोलियों की बौछार सी हो गई और फिर गोलियों की आवाजों के साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और सफ्तर के हाथ में स्टीयरिंग डोलने लगा। कार का एक टायर बस्ट हो चुका था। बस्ट टायर के साथ सफ्तर कार नहीं चला सकता था, इसलिए उसे मजबूरन कार को एक तरफ करके रोकना पड़ा और फिर इससे पहले कि वो नीचे उतरते पुलिस की कई गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। फिर तो जैसे पुलिस के सिपाहियों की बारिश सी हो गई। इन सबके हाथों में रिवॉल्वर थे। अब जाहिर है मुकाबला बेसूद था, इसलिए चंद ही लम्हों में वो तीनों कार से बाहर थे और उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी थीं। उनकी तलाशी लेकर उनकी जेबें भी खाली कर दी गईं और उन्हें धकेल कर एक पुलिस कार में सवार कर दिया गया
और फिर पुलिस कारों का ये काफिला तेजी से आगे बढ़ने लगा। हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? सफ्दर ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। खामोश रहो वरना यहीं गोली मार देंगे, करीब बैठे हुए एक सिपाही ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। भाई देखो, हमने तिल अबीब जाना था, अगर हो सके तो हमें वहीं पहुंचा देना, सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा। हम वहीं जा रहे हैं, बेफिक्र रहो, दूसरे सिपाही ने हंसते हुए कहा। लो भाई, मसला हल हुआ, अब हम पुलिस की हिफाजत में तिल अबीब पहुंच जाएंगे। सफ्दर ने यूं इत्मीनान का सांस लेते हुए सीट से पुश्त लगा दी जैसे उसका बहुत बड़ा मसला हल हो गया हो, और कैप्टन शकील और जूलिया भी मुस्कुरा दिए। जाहिर है वो सफ्दर की बात का मतलब समझ गए थे कि तिल अबीब पहुंचने तक कोई हरकत ना की जाए। इमरान पुल के हनी रॉड पर पीठ के बल लेटा गहरी नजरों से गड़ी की तरफ देख रहा था। मुकर्ररा वक्त खत्म होने में बस चंद सेकंड बाकी रह गए थे और इमरान को अच्छी तरह इल्म था कि जोसेफ हुक्म की पाबंदी में मिसाल नहीं रखता, इसलिए चंद सेकंड बाद उसकी उंगली सुर्ख बटन को दबा देगी और उसके साथ ही पुल समेत इमरान का जिस्म भी फिजा में बिखरता चला जाएगा। इमरान की नजरें सेकंड की सुई पर जमी हुई थीं, जो बस 12 के हिस्से पर पहुंचने वाली थी। फिर जैसे ही सुई 12 के हिस्से पर पहुंची, इमरान ने बेख्तियार आंखें बंद कर लीं। अब किसी भी लम्हे वो खौफनाक धमाका सुनने के लिए तैयार था। मगर जब उसे आंखें बंद किए काफी देर हो गई तो उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे। सेकंड की सुई एक और चक्कर लगा चुकी थी, मगर डायनामाइट उसी तरह सतून के साथ चिपका हुआ था। तो क्या डायनामाइट के सिस्टम में कोई खराबी हो गई है? क्योंकि ये तो वो सोच भी ना सकता था कि जोसेफ हुक्म अदूली कर सकता है। ओह, अगर ऐसा है तो ये मिशन नाकाम हो गया। इमरान की सोच में बेजारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसी लम्हे उसे पुल में हल्की सी लर्जिश महसूस हुई, जो लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। एक लम्हे के लिए तो इमरान हैरान रह गया कि डायनामाइट के फटे बगैर आखिर पुल में लर्जिश क्यों आ रही है, क्योंकि डायनामाइट तो उसे सतून के साथ चिपका हुआ साफ नजर आ रहा था। मगर दूसरे लम्हे वो समझ गया कि ये लर्जिश किसी ट्रेन की आमद की वजह से है, और फिर चंद ही लम्हों बाद उसे ट्रेन पुल में दाखिल होती दिखाई दी। और उसी लम्हे इमरान के जहन में ख्याल कूंदे की तरह लपका। उसे मालूम था कि पुल पर सिवाय थोड़े से फासले पर बड़ी हुई जगहों के सिपाहियों के खड़े होने की कोई और जगह नहीं, जहां वो ट्रेन के गुजरते वक्त ठहर सकें। इसलिए उसे यकीन था कि पुल पर मौजूद सिपाही ट्रेन की आमद के साथ ही इन बड़ी हुई जगहों पर सिमट गए होंगे, और जिस जगह इमरान मौजूद था वहां से बड़ी हुई जगह काफी दूर थी, और फिर दरमियान में कई आहनी सतून आ जाते थे। इसलिए उसने चलती हुई गाड़ी में सवार होकर पुल से निकल जाने का फैसला किया। चुनांचे दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से उठा और फिर 2-3 आहनी गार्ड क्रॉस करके वो पुल के ऊपर पहुंच गया। ट्रेन अभी आधी गुजरी थी और उसकी रफ्तार भी खासी सुस्त थी, इसलिए इमरान गार्ड के साथ सिमट कर खड़ा हो गया। और फिर जैसे ही एक कंपार्टमेंट का दरवाजा उसके सामने आया, वो दूसरे ही लम्हे वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ चुका था। फिर उसकी ये खुशकिस्मती थी कि दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए पलक झपकने में वो गाड़ी के अंदर पहुंच गया। यह फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था जिसमें एक तवील राहदारी थी, जिसमें कूब्स के दरवाजे खुलते थे। रात का वक्त हो जाने की वजह से कूब्स के तमाम दरवाजे बंद थे, इसलिए वो तेजी से खाली राहदारी में दौड़ता चला गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके मुंह पर ठंडी हवा के झोंके लगने लगे। ये 2 कंपार्टमेंट्स के दरमियान खाली जगह थी, जिसे लोहे के तख्ते से जोड़ दिया गया था ताकि आसानी से गुजरा जा सके। इमरान ने फुर्ती से अपने पीछे दरवाजा बंद किया और फिर उसने तेजी से अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया।
स्याह रंग के इस वाटरप्रूफ लिबास के नीचे उसने काम सा लिबास पहना हुआ था। उसने स्याह लिबास उतार कर बाहर उछाल दिया और फिर सर पर हाथ फेरा। दूसरे लम्हे उसके सर से बालों की विग और चेहरे पर चढ़ी हुई बारीक सी झिल्ली उतरती चली गई। उसने उसे भी बाहर उछाल दिया। अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ लिबास और हुलिये में था, इसलिए उसने दोबारा दरवाजा खोला और राहदारी में आ गया। उसी लम्हे उसे ट्रेन रुकती हुई महसूस हुई। वो तेजी से दरवाजे की तरफ चपटा और दूसरे लम्हे वो एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि पूरी गाड़ी के गिर्द मुसल्लह सिपाही मौजूद थे। फिर इससे पहले कि गाड़ी पूरी तरह साकित होती, अचानक एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और इमरान सहारा लेने के बावजूद उछलकर एक तरफ जा गिरा। पूरी गाड़ी से यकदम चीखें बुलंद होने लगीं और कूप्स के दरवाजे धड़ाधड़ खुलने लगे और लोग बेतहाशा राहदारी में दौड़ते हुए नजर आए। धमाके मुसलसल हो रहे थे और खौफनाक गड़गड़ाहटों की आवाजों ने क़यामत बर्पा कर दी थी। इमरान भी तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो समझ गया था कि इसका मिशन कामयाब हो चुका है और पुल के परखच्चे उड़ चुके हैं। गाड़ी में सवार लोग दरवाजा खोल खोल कर नीचे कूदने लगे और हर तरफ एक खौफनाक अफरा तफरी सी मच गई। शोरगुल और चीखों की वजह से कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। और फिर मुसाफिरों के रेले में इमरान भी गाड़ी से नीचे आ गया। यहाँ लोग पूरी तरह से गाड़ी से दूर भाग रहे थे। अंधेरे की वजह से सही सूरत हाल किसी को भी मालूम नहीं हो रही थी और हर शख्स यही समझ रहा था कि गाड़ी को हादसा पेश आ गया है, इसलिए हर शख्स जल्द अज जल्द गाड़ी से दूर भाग जाना चाहता था। इमरान भी इसी हजूम में दौड़ता हुआ गाड़ी से काफी दूर निकल आया और फिर मुख्तलिफ रास्तों पर चकराता हुआ वो शहर में दाखिल हो गया। जोसेफ ने बड़े वक्त पर बटन दबाया था। अगर वो चंद मिनट देर ना करता तो यकीनन इमरान इस वक्त जन्नत में बैठा हुरों से बातें कर रहा होता। थोड़ी देर बाद इमरान सराब के खुफिया अड्डे पर पहुंच गया। खुफिया अड्डे में इस वक्त सिर्फ रुक मौजूद था, जिसके चेहरे पर शदीद परेशानी नुमाया थी, क्योंकि खौफनाक धमाकों की आवाजें उसने भी सुनी थीं। लेकिन चूंकि वो अड्डे में था इसलिए बाहर नहीं जा सकता था। क्या हुआ प्रिंस, ये धमाके कैसे थे? रुक ने इमरान के अंदर दाखिल होते ही परेशान लहजे में पूछा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पुल टूट गया है, इमरान ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया और फिर एक कुर्सी पर ढेर हो जाने की सूरत में बैठ गया। ओह, इतना बड़ा पुल टूट गया, मगर कैसे? रुक ने हैरान होते हुए पूछा। बड़ी चीज जल्दी टूट जाती है मिस्टर रुक, इसलिए छोटी चीज की कीमत ज्यादा होती है, इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में जवाब दिया। इसी लम्हे दरवाजे पर मखसूस अंदाज की दस्तक सुनाई दी और रुक तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद जब रुक वापस आया तो जोसेफ उसके हमरा था। इमरान को सामने बैठा देखकर जोसेफ का चेहरा खुशी से खिल उठा। बॉस, शुक्र है कि आप जिंदा सलामत हैं, जोसेफ ने खुशी से हाथ मिलाते हुए कहा। जनाब, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाहर के हालात मालूम कर आऊं, रुक ने बड़े मुदवाना लहजे में कहा। हाँ, तुम जाओ, हम यहाँ मौजूद हैं। और सुनो, सराब कहाँ है? इमरान ने कहा। बॉस का थोड़ी देर पहले टेलीफोन आया था कि वो सुबह आएगा, वो आपके मुतालिक भी पूछ रहे थे, रुक ने जवाब दिया। ओके, सुबह मुलाकात हो जाएगी, इमरान ने बेनियाजी से कहा और रुक तेजी से बाहर की तरफ निकल गया। उसके चेहरे पर छाया हुआ तजस्सुस साफ नजर आ रहा था। जोसेफ, तुमने बटन दबाने में देर क्यों कर दी थी? रुक के जाते ही इमरान ने आंखें निकालते हुए जोसेफ से पूछा। वो बॉस, मेरी घड़ी बंद हो गई थी, जोसेफ ने नजरें चुराते हुए कहा। घड़ी बंद हो गई थी, अब चल रही है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बॉस,
5 मिनट रुक जाने के बाद वो खुद बखुद चल पड़ी थी। जोसेफ ने इमरान को मुस्कुराते देखकर कदरे मुतमिन से लहजे में कहा, ऐसा करो जोसेफ, इस घड़ी को मुझे दे दो। इनाम में 4 बोतलें विस्की। इमरान ने हंसते हुए कहा, अरे बॉस, इतना बड़ा इनाम? मगर बॉस, कहीं आप 5 मिनट की देर से नाराज तो नहीं हुए? जोसेफ ने कहा। और फिर जब इमरान ने जोसेफ को तफसील बताई कि किस तरह उसके 5 मिनट देर करने से इमरान की जिंदगी बच गई है, तो जोसेफ खुशी के मारे नाचने लगा। वो बार बार अपनी घड़ी को चूम रहा था और इसके साथ ही वो अपने सर को यूं थपकियां दे रहा था जैसे उसके दिमाग ने कोई बड़ा सा कारनामा सर अंजाम दिया हो। अच्छा बस, अब नाचना बंद करो और अलमारी खोलकर देखो कुछ खाने को भी है या नहीं, इमरान ने कहा और जोसेफ तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ गया।